शुरू करते हैं। दिख रहा है? नहीं। अब ठीक है, चलो केमिकल काइनेटिक्स करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स डील्स किसके साथ करता है? अगर बात करी जाए तो केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच क्या है? मतलब किसके साथ डील करता है केमिकल काइनेटिक्स? बेसिकली हमने क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में भी हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर हमें रेट जज करना है कि सपोज कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड जा रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो वो बताया था हमें केमिकल काइनेटिक्स ने। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बात करूँ कि मुझे किसी की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखती हूँ? क्या कहा था उसने? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द amount of concentration of reactant or product with respect to time, ठीक है। अगर आपको किसी की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं? कितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू। सपोज अगर मुझे यहाँ पर लिखा हुआ था रिएक्टेंट से कहाँ जा रहा है, वो प्रोडक्ट की साइड जा रहा है। अगर मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड, तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे प्रोडक्ट की लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है अगर, तो शुरू में जो ये रिएक्टेंट होगा वो क्या होएगा? कोई वैल्यू होगी इसकी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता रहेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक तरीके से डिसअपियरेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट वाली साइड क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी, तो वो डिसअपियर होती रहेगी, तो उसे कह देते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब कम हो रही है तो किस साइड जा रही होगी? नेगेटिव में। अब रेट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता रहेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्या होएगा? अपीयर हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। अब बन रहा है तो पॉजिटिव की साइड जाएगा। इतना क्लियर है? आगे करते हैं। अब सपोज अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी है A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, तो अगर मुझे इस सिंपल रिएक्शन की क्या लिखनी है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A is equals to minus D delta A upon delta T, rate of disappearance of B minus delta B upon delta T, rate of appearance of C प्लस में जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट वाली साइड है, M similarly for D। अब एक चीज जो याद रखनी है, इसमें जितना प्रोडक्ट है
उतना ही क्या बन रहा होगा, जितना रिएक्टेंट है उतना ही क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट वाली साइड बन रही होगी। तो जितना रेट रिएक्टेंट वाली साइड का ही है उतना ही रेट किसका होएगा, प्रोडक्ट वाली साइड का भी होगा। तो हम इन सबको क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर जो आता है रेट वो किसके इक्वल आता है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से हम रेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका अगर मुझे लिखना है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को। इफ यहाँ पर जहाँ पर मेरे पास ए और बी है, इसके आगे कुछ स्टाइकोमेट्रिक क्या होती, कोफिशिएंट्स होते, तो वो कैसे लिखे जाते हैं। सपोज अगर यहाँ होता 2, 3, 5, 7, मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, तो यहाँ पर वो किधर चली जाती है, डिनोमिनेटर में 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/7। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/7। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम इम्प्लीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन में, और यहाँ सिर्फ कर देते हैं। चलो हमें इसको एक्सप्रेस करना है रेट लॉ में। अच्छा, रेट लॉ में पहले बाद में बताऊंगी, एक बार हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर रेट लॉ लिखना भी सीखेंगे। पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इस वाली रिएक्शन की। हमने एक्सप्रेस करना है रेट किस किस की टर्म्स में, रिएक्टेंट की टर्म्स में और प्रोडक्ट की टर्म्स में। पहले हम PCl 5 वाली को करते हैं। अगर हमने इसको करना है रेट को, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ, कौन सी साइड है ये, रिएक्टेंट वाली साइड है, तो ये कौन सी होगी, डिसअपीयरेंस वाली। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा PCl 5 का कितना होगा, माइनस डेल्टा PCl 5 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिर उस तरीके से लिखूंगी मैं रेट ऑफ अपीयरेंस, किस किस का आएगा, PCl 3 का। अपीयरेंस हो रहा है प्रोडक्ट वाली साइड है तो पॉजिटिव में जाएगा, डेल्टा PCl 3 अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली फॉर क्लोरीन डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। और ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इनके आगे कोई भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं थी, तो इसलिए ये नॉर्मल लिखे गए हैं। अब अगर मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन देखूं, यहाँ पर कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, तो इस केस में कैसे लिखा जाएगा, इस वाले केस में -1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा NO अपॉन N डेल्टा टी और इक्वल्स टू प्लस, अच्छा यहाँ पर कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये सारा किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है। ये हमने किया रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसने ये चीज़ बोली थी कि जितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। फिर उसके बाद आया रेट लॉ। रेट लॉ ने अपनी एक डेफिनेशन दी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की। देखो, रेट लॉ ने क्या कहा था, अगर मुझे किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा R है, सपोज ये कहाँ से जा रहा है, A2 कहाँ जा रही है, B जा रही है रिएक्शन। तो उसने कहा, रेट लॉ ने ये कहा कि मुझे प्रोडक्ट वाली साइड से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ किसको देखूंगा, रिएक्टेंट वाली साइड को देखूंगा। तो जब रेट लॉ ने एक्सप्रेस करा रेट ऑफ रिएक्शन को, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर पावर में कुछ सम रेज टू पावर में कुछ होएगी, कोई भी स्टाइकोमेट्रिक रेशो होगी, वो ये जो इसके आगे है यहाँ पर, सपोज यहाँ ए है अगर, तो वो ज़रूरी नहीं है ये जो पावर है वो यही हो, वो कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये निकालते कैसे हैं हम, ये जो पावर होती है निकालते कैसे, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। सपोज अगर ये होती रिएक्शन A प्लस बी जा रहा है C की साइड, तो कैसे लिखती मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे, तो किसके होती A के और कंसंट्रेशन ऑफ B के सम रेज टू पावर, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा, ठीक है। और इन पावर्स की ही सम को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ऑर्डर। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। एक हमारे पास ये आया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, और एक क्या आया हमारे पास, ये वाला तरीका आया, ठीक है। इस वाले तरीके में ऐसे नहीं पूछा जाता, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसका हम एक बार न्यूमेरिकल करते हैं कि इसमें जब रेट ऑफ रिएक्शन आती है तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। चलो चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें रिएक्शन दे रखी है अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ। उसने पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस, एक ही बात है। चलो हमने यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है NO का, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस ही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हमें गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मेरे पास NO अपॉन डेल्टा T गिवन है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मुझे इतना क्या है गिवन है। उसके बाद उसने क्या कहा है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो यहाँ पर ये मेरी रिएक्शन गिवन थी ऊपर, इससे पहले मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी, अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये कंफ्यूज है ना, उसने ये दे रखा है सिर्फ डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T गिवन है, ये 1/4 उसने अभी काउंट नहीं किया, उसने सिर्फ इतना गिवन है। फॉर्मेशन ऑफ किसकी दे रखी है, NO की फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। अभी जो हमने शुरू में पढ़ा था, मैंने कहा था ये सारा किसके इक्वल होता है,
रेट के इक्वल होता है। वंस अगर मैं इसकी हेल्प से रेट कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं उसकी हेल्प से फिर NH3 की भी और वाटर की डिसअपियरेंस एंड फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। कैसे? डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, यहाँ है 1/4, ये किसके इक्वल है? रेट के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी थी? 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू R। जब रेट आ गया तो अब मैं इसको इसके इक्वल पुट करके डिसअपियरेंस निकाल सकती हूँ अमोनिया की, और इसी को इक्वल पुट करके वाटर की क्या निकाल सकती हूँ? फॉर्मेशन भी निकाल सकती हूँ। चल निकालते हैं। अब देखो -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे। ये जो था ये इसके इक्वल भी था, तो डायरेक्टली इसको और इसको भी इक्वल रख के कर सकते थे। हम डायरेक्टली आ जाता NH3, ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ता, है ना। और फिर जब ये आ जाता तो इसी तरीके से एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करते तो ये भी आ जाता। मैं बताती हूँ कैसे। देखो हमने अभी इसमें क्या किया, R निकाला है पहले, एंड फिर अब हम NH3 और वो वाटर की फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। बट हम कैसे कर सकते थे? ये देखो ये सारा इक्वल है। अगर ये सारा इक्वल है तो ये एक बारी इसके इक्वल रख सकती हूँ तो अमोनिया की आ जाएगी, फिर एक बारी इसको इसके इक्वल रख लूँगी तो वाटर की आ जाएगी। यहाँ पे -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। ये 4 से 4 कट जाएगा तो अमोनिया की जो डिसअपियरेंस है वो कितनी आ जाएगी? -3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब ऐसी एक बारी NO2 को इसके इक्वल रखूंगी, तो मुझे वाटर की निकालनी है अगर, तो ये 6 उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, कितना आएगा ये मेरे पास? 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। डायरेक्टली ऐसे भी पुट कर सकते क्योंकि ये सारा ही क्या है? इक्वल है, तो रेट निकालने की जरूरत नहीं। बट इनकेस अगर पूछा है क्वेश्चन में रेट भी निकालो तो फिर ऐसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो हमने अभी ये देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, अगर हमें डिसअपियरेंस और अपीयरेंस दे रखी है। उसके बाद हम पढ़ रहा था हमने रेट लॉ। रेट लॉ ने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। अगर वो इस पे डिपेंड करती है तो इसके यूनिट्स पता होनी चाहिए। इसके यूनिट्स पर निकालने का क्या होता है हमारे पास? तरीका होता है जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हम कैसे निकालते हैं? मोल 1 - n लीटर लीटर n-1 सेकेंड -1। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, जहां पे n क्या होगा मेरा? 0 1 2 3 सो ऑन। सपोज अगर मैंने n को क्या पुट किया? 0 पुट किया, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1 - 0 L 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगी मोल 1 की 1 ही रहेगी, यहाँ पर आ गई -1, यहाँ आ गई सेकेंड में -1। उसी तरीके से अगर मैंने n को क्या पुट कर दिया होता 1, तो यहाँ क्या हो जाता? 1 - 1 L 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ कितनी हो जाती है यार? ये भी 0 हो जाएगी। किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1।
तो ये कितने रह जाते हैं, सेकेंड इनवर्स। वैसे ही हम 2 के लिए निकाल सकते हैं, 3 के लिए निकाल सकते हैं, जितनी तक पूछे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने रेट लॉ में ये पढ़ा था कि उसने क्या कहा था, यहाँ पर जो रेट लॉ होता है वो एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सम रेज टू पावर। जो ये चीज़ होती है, यहाँ पर अल्फ़ा है और यहाँ पर बीटा है। फिर हमने पढ़ा ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, ऑर्डर के इक्वल होता है ना। ये जो ऑर्डर है ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। फिर उसके बाद ऑर्डर के बाद एक और चीज़ आती है जो कि होती है मॉलिक्यूलैरिटी। वो कैसे निकालते हैं हम, देखो मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि एक टाइम पे जब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। चलो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, जब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे थे तो उन्होंने क्या करा होगा, आपस में कोलाइड करा होगा। तो एक साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, वो बोला था मॉलिक्यूलैरिटी ने। अब जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है इन एलिमेंट्री उसमें रिएक्शन में, देखो रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक मेरे पास क्या है, एलिमेंट्री होती है और एक कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, सिंगल स्टेप होती है। कैसी होती है, सिंगल स्टेप। और जो कॉम्प्लेक्स होती है वो होती है मल्टीपल स्टेप्स। तो जब मैंने मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है अगर किसी चीज़ की, तो उस टाइम पे मॉलिक्यूलैरिटी निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन पे फोकस करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन पे फोकस करेंगे। कैसे, सपोज अगर यहाँ से 2A प्लस बी ने क्या दिया, C दिया, दिस इज योर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इस स्टेप में जो भी जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या करें, कोलाइड करें हैं ताकि क्या बन सके, C बन सके, वो होती है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो क्या होती है, थ्योरेटिकल। लेकिन जो ऑर्डर हमने पढ़ा था वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है यहाँ पर जो भी आएगा ऑर्डर, वो ज़रूरी नहीं है यही हो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी जितने मोल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही क्या होगी उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। तो इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2 + 1 3। ठीक है, एंड किस में देखनी है हमने, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप में, कॉम्प्लेक्स में नहीं पूछी जाती है। बट अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स में पूछी जाती है तो उसने रिएक्शन लिखकर यहाँ पर स्लो स्टेप लिखा होता है 2-3 रिएक्शन जब दे रखी होती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी अगर इस केस में निकालनी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में निकालनी है, तब जहाँ पर स्लो स्टेप लिखा हुआ है वो डिटरमाइन करेगा आपकी मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, जैसे A + B से C बना, फिर C + D से E बना, तो अगर उसने यहाँ लिखा है ये स्लो स्टेप है, तो इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी कौन जज करेगा, सिर्फ ये वाली रिएक्शन बताएगी मॉलिक्यूलैरिटी, हमने बाकी किसी को नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी, 2। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें रिएक्शन दे रखी है 2A से कहाँ जा रही है वो, A2। ठीक है, इस रिएक्शन की उसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स। कितनी हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन, 27 टाइम्स हो जाती है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। जब मैं कंसंट्रेशन को क्या करती हूँ, 3 टाइम्स क्या कर देती हूँ, इंक्रीज्ड कर देती हूँ। व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर पूछा उसने। देखो जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना करने के लिए कि उसने पूछा है इतने टाइम्स बढ़ गया या 3 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, तो पहले तुमने क्या करना, पहले कैसा था वो और फिर बाद में क्या हुआ वो। ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर वाली स्टोरी। मतलब यहाँ पर मैं जो स्टोरी लिखूंगी वो कौन सी लिखूंगी, 27 टाइम्स के बाद वाली, और यहाँ कौन सी लिखूंगी, 27 टाइम्स से पहले वाली। शुरू में वो कैसा था, 2A से कहाँ जा रहा था, A2। अगर मुझे इसका रेट लॉ लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, R किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ A पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसने उसके बाद क्या लिखा है, जब उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 27 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब रेट पहले R था, अब कितना हो गया, 27 टाइम्स। तो यहाँ लिख सकते हो 27R
इज इक्वल्स टू के एज इट इज रहेगा, कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई 3 टाइम्स, तो ये हो गया होगा 3A। अब इसको और इसको क्या कर दो, डिवाइड करो, डिवाइड। पता ना ऑर्डर तो मैंने लिखा ही नहीं ना, ऑर्डर को अल्फा मैंने मान लिया, सपोज यहाँ पर अल्फा, तब यहाँ क्या रह गया 27 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा रह गया। अब हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ी है बचपन में, 27 को कैसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, तो यहाँ 3 की पावर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। बेसिस जब दोनों इक्वलिटी का साइन है और बेसिस सेम है तो पावर्स भी मैं क्या रख सकती हूँ, इक्वल रख सकती हूँ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, इट मीन्स ऑर्डर भी कितना आ गया 3 आ गया। वो मैंने यहाँ ऑर्डर लिखना भूल गई थी, तो वो ऑर्डर की वजह से हमारा सब कुछ ही चला गया था। चलो ठीक है, ये चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर पे। चलो क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की क्या है, रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में है खाली। इट मीन्स अब जो मैंने उसने रिएक्शन नहीं दे रखी है, हमें उसने सिर्फ बोल रखा है कि मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन है जो कि कौन सी है, सेकंड ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। मतलब R इज इक्वल्स टू K, और अगर मैंने रिएक्टेंट मान लिया A है, सपोज A से कोई B जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है सेकेंड ऑर्डर है। इफ सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पर पावर कितनी होगी 2। तो उसने कहा हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब दोबारा से उसने पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैंने एक बारी डबल कर दिया, एक बारी हाफ में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो पहले की तरह कर लो, एक बारी सेम इसी रिएक्शन में इसका कंपैरिजन करेंगे एक बारी जब डबल होगी, फिर इसी को देखेंगे हम किसके साथ, जब रिड्यूस टू हाफ होगी। कैसे, यहाँ पर देखो जब मेरे पास क्या हुई है डबल, शुरू में कितनी थी इनिशियली रेट, ये है, जब डबल हो गया है, डबल क्या हुई है कंसंट्रेशन का ही है ये, और ये क्या है कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वो, कि कंसंट्रेशन डबल होगी तब बताओ रेट पे क्या फ़र्क पड़ा, कंसंट्रेशन हाफ हो गई तब क्या रेट पे फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो जब डबल हो गई तब क्या होएगा, रेट कितना हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4K कंसंट्रेशन ऑफ A, लिख सकती हूँ ऐसे। तो पहले कितनी थी, अगर मैं इसको R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, पहले कितना था 1 से कितना इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली इसका रिड्यूस टू हाफ में देखना है अगर मैंने, तो यहाँ पर कितना आएगा K, हाफ ऑफ A का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4KA, तो यहाँ क्या होगी 1/4 हो गई। ठीक है, ऐसे करने हैं हमने ये वाले क्वेश्चंस। चलो आगे हम पढ़ते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा। चलो आगे करें, यहाँ तक क्लियर है हमें। आगे हम पढ़ेंगे अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉज। हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। चलो एक अगर समझ में आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का भी आ जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ पढ़ना है मैंने किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें क्या होगा, ऑर्डर कितना होएगा, जीरो होएगा। राइट, हमने अभी 2 तरीके पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के, एक ऑन द बेसिस ऑफ जो शुरू में हमने पढ़ा, जो केमिकल काइनेटिक्स ने नॉर्मली बोला था, लेकिन दूसरा हमने पढ़ा था रेट लॉ ने जो बोला था। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था, सपोज ए से रिएक्शन कहाँ जा रही है, बी की साइड जा रही है, तो यहाँ पर अगर मैंने रेट लॉ लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ R इज इक्वल्स टू KA, जीरो ऑर्डर है तो A की पावर 0। एक तरीका हमने ये भी पढ़ा, R इज इक्वल्स टू DA/dt, माइनस में जाएगा क्योंकि क्या है, डिसअपियरेंस है। रिएक्टेंट वाली साइड क्या होती है, कम होती रहती है जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हमने जो शुरू में पढ़ा था वहाँ पर मैंने शायद डेल्टा लिया था, डेल्टा A/ΔT। अभी मैं यहाँ DA/dt ले रही हूँ। दोनों में अंतर क्या होता है, ये वाला जो मेरे पास होता है इसको बोलते हैं हम एवरेज रेट। क्या बोलते हैं, एवरेज रेट होता है ये। ठीक है, जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस।
रेट। ठीक है, इस केस में जो टाइम होता है, कैसे स्विच ऑफ हो गया? चलो, हमने क्या कहा, ये जो हमने शुरू में पढ़ा था वो कौन सा था, एवरेज रेट था, और ये वाला कौन सा होता है, इंस्टेंट रेट होता है। जो ये वाला रेट होता है इसमें जो टाइम का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब बिल्कुल ही सेकंड्स का होता है। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको एवरेज रेट बोलते हैं, और ये कौन सा होता है, इंस्टेंट। तो अभी जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, इंस्टेंट रेट हम यूज़ करेंगे। चलो अब देखो, यहाँ पर रेट ये आया एक, और एक रेट किसके इक्वल आया है, -dA/dt के। ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो मैं दोनों की राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकती हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, KA0 -dA/dt आ जाएगा। ठीक है, किसी की पावर 0 है अगर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ बच गया -dA/dt इज इक्वल्स टू K। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ चलो ये dt इधर यहाँ ऐसे चला जाएगा, k dt। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। जब करोगे यहाँ क्या आएगा, dA, और यहाँ क्या आएगा, k dt। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तुम, क्या बचेगा, k और यहाँ t प्लस c। ठीक है, देखो मैं अगर तुम्हें यहाँ पर ये यहाँ जो हमने लिखा है ना, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइम 0 पे, जब टाइम 0 था तो सपोज इसकी कोई रिएक्टेंट की कोई वैल्यू होगी तुम्हारे पास, वो मैंने मान ली कितनी थी, A0, और ये कितना होगा उस टाइम पे, 0, प्रोडक्ट नहीं बनाया अभी। अब किसी टाइम t पे, सपोज मैंने पास बोला किसी टाइम t पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब रिएक्टेंट क्या होगा, कम होना शुरू होगा और प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। सपोज XC क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो XC इसमें से माइनस होगा, इतना। ठीक है, तो मैंने अगर टाइम 0 पे निकालना है रेट, मतलब कितना मेरे पास रिएक्टेंट बचा है, तो मैं निकाल सकती हूँ, t को कितना पुट कर दूंगी, 0। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा मेरे पास, C के इक्वल। अब किसी टाइम t पे, कोई भी टाइम t है, उस टाइम पे कितना आएगा मेरे पास, इसको इसमें पुट करो। एक टाइम t पे ये किसके आया, A इज इक्वल्स टू C के इक्वल आया ना, बट टाइम 0 पे, जब 0 सेकेंड था, मतलब जब टाइम कितना इनिशियल तुम कर रहे हो, उस टाइम पे तुम्हारे रिएक्टेंट की वैल्यू थी कितनी, A0 थी। तो मैं इसकी जगह A0 लिख सकती हूँ। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो क्या बन गई होगी, A इज इक्वल्स टू A0 प्लस K T प्लस A0, इतना। ठीक है, फिर अब किसी टाइम t पे मेरे पास ये कितना बन गया था, A0 माइनस x, इसको मैं बोल देती हूँ AT। किसी टाइम t पे ये कितना बन रहा है, AT बन रहा है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा मेरे पास, AT इज इक्वल्स टू K T प्लस A0। ये है मेरे पास 0 ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है इतना, यहाँ तक ठीक है। तो मेरे पास ये 0 ऑर्डर के लिए क्या आई है, AT इज इक्वल्स टू KT प्लस A0। वहाँ पर ये जो A0 है ये क्या है मेरे पास, इनिशियल वैल्यू रिएक्टेंट की, और ये क्या किसी टाइम पे वो कितना कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट में अब बनना शुरू हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर देखो ये माइनस साइन था जो मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा है, तो इसको भी लिख लो, तो ये माइनस भी आएगा। ठीक है, AT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। ये मेरे पास आ गया 0 ऑर्डर की रिएक्शन। अब मैंने क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि टाइम कितना हो गया, हाफ। तो देखो अगर टाइम कितना हो गया, हाफ हो गया है, उस टाइम पे रिएक्टेंट की वैल्यू भी कितनी होगी, आधी होगी। तो मेरे पास अगर शुरू में रिएक्टेंट कितना था, A0 था, तो किसी टाइम हाफ पे वो कितना हो गया होगा, A0/2 हो गया होगा, आधा हो गया होगा। रिएक्टेंट था कितना, A0, अब कितना हो गया होगा, A0/2 हो गया होगा। तो 0 ऑर्डर कैसा आएगा मेरे पास, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो तुम कितनी आएगी यहाँ पर, AT की जगह, मतलब यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास,
ए नॉट है ना, ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस के टी कितना है मेरे पास, टी हाफ, और यहाँ पर ये ए नॉट एज इट इज़ रहेगा। जब मैं इसको इससे माइनस करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा माइनस करके, -1/2 ए नॉट माइनस के टी हाफ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 के इज इक्वल्स टू टी हाफ। इतना ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो जीरो ऑर्डर में मेरे पास टी हाफ आता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए नॉट क्या था हमारे पास शुरू में, कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो मतलब जो टी हाफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर में। लेकिन जब हम फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे वहाँ पे कंसंट्रेशन की कोई डिपेंडेंट ही इंडिपेंडेंट है। इसी पे हमारे को ग्राफ करना है, इस वाले को लेकर कि ग्राफ कहता था, ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हें स्लोप और क्या निकालनी होती है, इंटरसेप्ट निकालनी होती है, वो वाले करते हैं हम। एक बार ये देख लो। देखो अभी मैंने ज़ीरो ऑर्डर जो मेरे पास ज़ीरो ऑर्डर था वो मैंने कितना निकाला था, ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट निकाला था। ठीक है, अब अगर जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या देखते हैं, किससे इक्वेट करने की कोशिश, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, है ना। तो ये जो y है ये मेरे पास y एक्सिस पे कौन होएगा, AT होएगा। मतलब AT क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है A की, मतलब रिएक्टेंट की, किसी टाइम T पे, और y एक्स एक्सिस पे क्या होगा मेरे पास, टाइम। तो ये जो m होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैंने ग्राफ बनाना है ऐसे किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ A किसी टाइम T पे, तो मैं कैसे बनाऊंगी, जैसे जैसे मेरा, देखो ये तो है, जैसे जैसे T बढ़ेगा मतलब कंसंट्रेशन बढ़े, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव का, तो मतलब नीचे की साइड आएगा स्लोप तुम्हारा। इस तरीके से मैं क्या बनाऊंगी, स्लोप मतलब ग्राफ। तो ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये क्या बताएगा मेरे को, इंटरसेप्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी होएगी, ए नॉट, और ये क्या बता रहा है मुझे, स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, सपोज तुम्हें अगर कोई ग्राफ दे रखा है, उसने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तुम्हें 4 और यहाँ दे रखा है 3, तो उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए नॉट। तो मुझे यहाँ से मैं बता सकती हूँ मेरे पास के की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और ए नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है इतना। अब इसी तरीके से हम सेम यहाँ पर कौन सा करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी करेंगे। देखो मैं इसी को रब करके ना तुम्हें इसी में ही बताती हूँ फर्स्ट ऑर्डर भी कैसे करना है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वही सेम है, ए से बी जा रहा है, शुरू में ए नॉट था अब 0 हो गया, फिर किसी टाइम पे ए नॉट माइनस एक्स, एक्स हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने रेट रिएक्शन लिखी थी यहाँ पर कितनी होएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ कितना आएगा, आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1, है ना। और यहाँ भी क्या रहेगा, अब जब इक्वेट करूंगी तो यहाँ ये भी रहेगा और यहाँ पर ए भी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको उधर ले गई थी dt को, अब इधर इसको किसको ले आऊंगी, a को ले आऊंगी। जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ a भी रहेगा। अब यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ a आ रहा था, अब dA अपॉन a की, मतलब अगर तुमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करते हो तुम किसी dx अपॉन x की, तो कितना आता है, ln अपॉन x आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये पूरी इक्वेशन, यहाँ बचेगा मेरे पास ln a इज इक्वल्स टू आर के टी प्लस सी। ठीक है इतना क्लियर है। बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ, अब यहाँ पर जो मैंने इंटीग्रेशन ली है यहाँ पर लिमिट्स भी होगी, वो जो हमने नहीं लिया, यहाँ पर डी ए अपॉन ए आया तो यहाँ क्या आ गया, ln a इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी आया। तो बाकी जैसे हमने पहले किया था, t 0 पे कितना आएगा, ए नॉट, मतलब अगर जब 0 है तो यहाँ पर ए नॉट वैल्यू आएगी, तो हम उसको पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पुट करो t टाइम 0 पे ln की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए नॉट हो जाएगी, t जब 0 होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ln इज इक्वल्स टू सी के इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह मैं ए नॉट लिख सकती हूँ, तो ये c की जगह ln ए नॉट लिख सकती हूँ। तो ये वाली इक्वेशन अब जो बनेगी वो क्या बनेगी, ln a इज इक्वल्स टू के टी प्लस ln ए नॉट,
और ये वाला कौन सा था किसी टाइम t पे, तो ln AT इज इक्वल्स टू KT प्लस ln A0। ये है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। ठीक है, चलो यहाँ जैसे हमने निकाल दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वैसे अब हाफ लाइफ के लिए निकालेंगे। हाफ लाइफ कितनी थी, A0/2 थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो तुम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम ही रहेगी, बस फ़र्क क्या आता है, यहाँ पर t हाफ कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखो ln आएगा मेरे पास A0 AT थी A0/2 और यहाँ है k t हाफ और यहाँ है प्लस ln A0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ सिर्फ ln 2 बचेगा और यहाँ आएगा k/t हाफ। तो ये इसकी वैल्यू होती है 0.30, तो ये तुम k इज इक्वल्स टू t हाफ पुट कर देते हो। ठीक है, मैंने अभी लॉग नहीं लिया है, इस वजह से वो डिफ़र कर रही होगी वैल्यू। जब तुम लॉग लोगे तो k के नीचे क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। तो दो तरीके के ग्राफ इसमें बनते हैं, अगर मैंने ln लेकर करा है तो, और अगर मैंने लॉग लेकर कर रही हूँ तो। देखो ln के केस में यहाँ ये बनेगा ln AT इज इक्वल्स टू KT प्लस ln A0। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल्स टू KT। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ln AT अपॉन A0 इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, अगर मैंने लॉग लिया तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, log AT अपॉन A0 इज इक्वल्स टू KT 2.303 माइनस का साइन सब में। ठीक है, दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, एक इसको लेकर और एक इसको लेकर। जब मैं इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाऊंगी, इस वाली कोई क्वेश्चन को लेकर ग्राफ बनाऊंगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस केस में क्या आएगा मेरे पास, स्लोप माइनस के इंटरसेप्ट ln A0। इस केस में क्या आएगा, जब मैंने लॉग लिया है, इसको भी अगर मैं इसकी फॉर्म में कर दूं तो ये तब क्या आएगा, log AT इज इक्वल्स टू माइनस KT 2.303 प्लस ln A0 log A0। तो अगर इस केस में log AT की फॉर्म में बनाऊंगी जब ग्राफ, तो अब मैं इसको अगर करूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो इस केस में स्लोप कितना आएगा, k अपॉन 2.303 और स्लोप कितना, इंटरसेप्ट कितना आएगा, log A0। तो इसमें क्या आता है, सिर्फ माइनस के आता है जब ln है, जब log आ जाता है तो क्या आ जाता है, माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, अभी हमने इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक बार तुम ये देख लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं ग्राफ के बेसिस पे भी और फॉर्मूला पुट में कैसे करते हैं। करो क्वेश्चन, तुम्हें यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, पहली चीज़ ऑर्डर बताना है आपको, कितना ऑर्डर है। सेकंड में स्लोप बताना है, इंटरसेप्ट बताना है, और तीसरा यूनिट बतानी है। CBSE में आ रखा है 2019 में। चलो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ अभी हमने जीरो ऑर्डर में पढ़ा था। ये वाला जो होता है मेरे पास क्या बताएगा, A0 क्या बताता है, इंटरसेप्ट बताता है, और ये क्या बताएगा, स्लोप, जो कि कितनी थी, माइनस के। ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यूनिट, यूनिट यानी n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 किसमें, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, यही आएगी। ठीक है, यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ से हमें ऐसे सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल ही आसान था, उसने पूछा था, उसने वैल्यू दे रखी होगी कुछ और फिर वो पूछेगा स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट। मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसने मेरे को रेट कांस्टेंट दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है, यानी 5.5
कितनी दे रखी है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। उसने कहा है टी हाफ निकालो रिएक्शन का, बस यही पूछा है। कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ? मुझे पता है क्या होता है टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू इंसर्ट करेंगे एंड हम अपना टी हाफ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अब हम करेंगे। हमारे पास आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या आता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो करिए, है ना। वो वाली रिएक्शन होती है जो कि देखने में लगती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ हो, हाँ ठीक है। चलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? जो कि बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम उसे क्या, ठीक है, मतलब दिखावा करती है। चलो सपोज कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, हमें इसमें दो रिएक्शन है तुम्हारे पास, एक एस्टर के साथ दे रखी है और एक केन शुगर के साथ दे रखी है इन एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर मतलब सपोज अगर मैं किसी रिएक्शन को कर रही हूँ, ये मेरे पास जो बी है वो क्या है, एक्सेस वाटर है, और मुझे क्या दे रहा है, सी। अब अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ, मतलब अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं ये लिखूँगी आर किस पे हमने पढ़ा, रेट लॉ क्या कहता है, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो ये कितनी आएगी यहाँ पर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी, सेकेंड ऑर्डर आती है, लेकिन बेसिकली होती कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर। एक्सेस वाटर का मतलब क्या है, अब बड़े समंदर में से पानी निकालोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चाहे तुम उसमें से थोड़ा सा 1 बाल्टी निकालो 2 बाल्टी निकालो तो सेम ही है, कि जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हो तो उसमें क्या है, वो एक्सेस वाटर में होता है तुम्हारे पास, तो इस वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही क्या करती है, बिहेव करती है। ठीक है, इसमें जो पढ़ना है वो क्या है, तुम्हारे पास दो, जो तुम्हारे पास इसके जो दो एग्जांपल्स है वो एक केन शुगर वाला है और एक मेरे पास किसका है, एस्टर वाला। देखो ये क्या ले रखा है मैंने, एक्सेस में ले रखा है, तो ये मुझे क्या मिल जाता है यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और क्या देता है मुझे, देखो ये वाली मुझे मिलती है जब हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एक्सेस वाटर में रिएक्ट कराओगे तुम इसको। अब देखो जब तुम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर मैंने इसका रेट लॉ लिखना है तो कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो एक ये है रिएक्टेंट और एक ये है, तो देखने से कैसी लग रही है, सेकेंड ऑर्डर, बट डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। तो रेट लिखा कैसे जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये है मेरे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है वो करना है हमने, जो कि तुम्हें पक्का ही करना है, T90% वाला। 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, वो करते हैं, देन फैक्टर्स है एंड देन इज योर आर्हेनियस इक्वेशन, फिर खत्म है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं। चलो तुम्हारे पास रिएक्शन दे रखी है A से B, सॉरी A प्लस B क्या बना रही है, मुझे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। हमें यहाँ टेबल दे रखा है, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जिसमें A और B की, ठीक है, और ये दे रखा है मुझे रेट। ठीक है,
उसने कहा है रेट लॉ निकालो, फाइंड द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है, हमें रेट लॉ भी निकालना है और रेट कांस्टेंट भी निकालना है। ये मेरे पास रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस पी किस में जा रहा है, प्रोडक्ट्स में जा रहा है। देखो जब ये वाली क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास तो हमने क्या करना है, हमने इक्वेशंस बनानी है। चाहे तुम्हारे पास दो तरीके हैं, चाहे पहले सबकी इक्वेशंस बना लो, फिर उसके बाद जो तुम्हें लग रहा है दो दो सेम है, जहाँ पर सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन को क्या करना है हमने सेम, फिर उसके बाद हम पहले वैल्यू निकालेंगे एंड देन फिर हम बी की कंसंट्रेशन को सेम रखेंगे एंड देन फिर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ सेम है, एक मेरे पास यहाँ पर सेम है और एक मेरे पास थर्ड में सेम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड के लिए मैं क्या लिखूँगी, अपनी रेट लॉ लिखूँगी। तो लिखो कैसे आएगा, R इज इक्वल्स टू के 0.1 और यहाँ क्या आएगा 0.1। ठीक है, इतना। इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए रेट कितना गिवन था, 0.05। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.05 इज इक्वल्स टू के। रेट लॉ लिखते कैसे हैं, के ए की पावर कुछ होगी ए और यहाँ पर बी की पावर कुछ होगी, एक्स एंड वाई ले लेते हैं चलो। तो यहाँ भी एक्स और वाई रहेगा। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, जहाँ मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या रहे, सेम रहे। तब क्या आएगा, जो वो थर्ड वाली में थी, तो थर्ड वाली के केस में मेरे पास रेट कितना आ रहा है 0.05 इज इक्वल्स टू के 0.1 और बी की कितनी है 0.2 की पावर। कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को उठाकर क्या कर दो, डिवाइड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या रहा 0.1, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रहा 0.1 अपॉन 0.2 की, इसकी पावर भी y है, इसकी पावर भी y है, इसकी पावर भी y है और इसकी पावर भी y है। तो मैं होल की पावर क्या लिख सकती हूँ, y। 1 इज इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1/2 की पावर y। देखो यहाँ कितना है 1 है, मुझे पता है मैं किसी की भी पावर को अगर 0 लिख देती हूँ मेरा आंसर कितना आता है 1 ही आता है। तो मैं 1 की जगह 1/2 की पावर 0 भी लिख दूंगी अगर, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये 1/2 की 0। अगेन बेसिस सेम है, बीच में इक्वलिटी का साइन है तो पावर्स भी क्या रहेंगी, सेम। तो y किसके इक्वल आ जाएगा 0 को इक्वल आ गया। जब y 0 को इक्वल आ गया, अब चाहे तुम इस इक्वेशन में पुट करना तो इक्वेशन में पुट करके भी कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड स्टेप क्या करो, अब दो कोई ऐसी इक्वेशन लो जहां पर b की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो वो कहाँ कहाँ दिख रही है मुझे b की कंसंट्रेशन सेम, एक 1 में और एक 2 में। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास, k इज इक्वल्स टू 0.1 x और y और यहाँ कितना आ जाएगा, इस केस में रेट कितना है 0.05। देन सेकंड वाले के केस में 0.10 इज इक्वल्स टू के 0.2 और यहाँ कितना आ जाएगा 0.1। अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, के से के कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये बच गया 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2 की x, ये भी बच गया 1/2। इसकी पावर 1/2 x, तो x की पावर कितनी आ गई 1। अब रेट लॉ लिखते कैसे हैं, रेट लॉ ने क्या कहा था, ये जो शुरू में मैंने लिखा हुआ है ये रेट लॉ है तुम्हारे पास, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारे पास रेट लॉ आ जाएगा। कितना आएगा, r इज इक्वल्स टू के a 1 और b 0। अब b अगर 0 है इट मीन्स ये तो चले ही गई, गायब ही होगी। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ a पे डिपेंड कर रहा है। इतना समझ में आया, रेट लॉ निकाल दिया। उसके बाद उसने क्या कहा, रेट कांस्टेंट भी निकालना है। तो मैं यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, रेट की वैल्यू मुझे पता है, किसी में भी पुट कर लो, इन तीनों में से किसी की भी ए की वैल्यू, जिसकी वैल्यू ले रहे हो उसी का रेट लोगे, ये ध्यान रखना है। अगर ए की वैल्यू 0.5 ले रहे हो तो रेट ये लोगे, अगर ए की वैल्यू 0.2 ले रहे हो तो रेट ये लोगे, अगर ये ले रहे हो तो ये। जिसकी कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन ले रहे हो ए की, उसी का ही क्या लेना है, रेट। तो मैं अगर यहाँ पर सपोज 0.1 ले रही हूँ तो रेट कितना आ जाएगा 0.05 इज इक्वल्स टू के 0.1 की पावर 1, तो ये 1 ही है। तो ये 0.05 अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू के, तो ये रेट कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था तो यहाँ पर यूनिट क्या लगेगी, मोल। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरीके से आ जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं ड्राइव द रिलेशन, या क्वेश्चन की टर्म्स में आता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन मेरे पास? देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for 90% completion। ये हमने प्रूव करना है। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे ये क्या करना है? प्रूव करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है हमारे पास? हमने अभी पढ़ी है ना अभी। क्या थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है मेरे पास? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन AT, है ना। ये जो A नॉट है, ये कौन सी है मेरे पास? कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है। किसकी? रिएक्टेंट की। ये जो है ये किसी टाइम T पे है कंसंट्रेशन। किसकी? रिएक्टेंट की। अब देखो, सपोज मैंने शुरू में कोई रिएक्शन किया है ना, शुरू में जब मैंने रिएक्शन किया, सपोज मैंने कुछ चीज़ 50 ग्राम ली थी। अब मैं कुछ लाई हूँ, तो उसके बाद वो खर्च किसी टाइम T पे, शुरू पे कितनी है? T 0 पे थी। सपोज वो 10 सेकेंड बाद या 10 मिनट बाद, जितने टाइम बाद भी वो 20 से कितनी होगी? 10 ही रह गई है ना। तो मैंने बाकी 40 तो मैं खा गई हूँ। तो वही होती है A नॉट, कौन सी होएगी? जो इनिशियल की थी, यानी शुरू की। और एक T टाइम T पे कितनी बची थी, वो कौन सी होती है मेरे पास? AT होती है। अब यहाँ पर जो उसने कही है T 99%, इट मीन्स इनिशियल में तो वो पूरी 100 होएगी। T हाफ मतलब T 99% तक वो क्या हो चुकी है? डिकम्पोज हो चुकी। तो बची कितनी? वो यहाँ पर AT की वैल्यू होती है। जो बच गया है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ 99 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? बचा हुआ। तो शुरू में कितना था? 100। 99% तक हो गई है रिएक्शन, तो अब कितनी बच गई है? 1%। वो AT की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैसे लिखना है? K इज इक्वल्स टू 2.303। अच्छा, मैंने टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ T99 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग A नॉट अपॉन AT लिख रही हूँ। इस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ 2.303 अपॉन K लॉग A नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। 99% खर्च होगी, तो बची कितनी? 1। तो यहाँ कितना आ गया? 2.303 K लॉग 2। इसे यहीं छोड़ देना हमने, क्योंकि हमने रिलेशन ड्राइव करना है। मैंने कुछ वो नहीं निकाल रही हूँ किसी का आंसर, तो हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। फिर अब सिमिलरली T 90% के लिए निकालो। T 90% के लिए भी 2.303 अपॉन T सॉरी K लॉग, शुरू में कितनी थी? 100। बच कितनी गई अब? 10। तो ये कितना आ गया? 2.303 K लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K। अब तुम क्या कर सकते हो? सॉरी, यहाँ आएगा log 10 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो यहाँ कितना आएगा? T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K इंटू 2। अब देखो, 2.303 अपॉन K की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पर T 90% आई है। इसकी जगह T 90% लिख सकती हूँ इधर, तो ये आ जाएगा T 99% इज इक्वल्स टू T 90% 2। ठीक है, बस इसकी जगह ये जो थी ना, ये 2.303 अपॉन K की वैल्यू मैंने यहाँ से T 90% पुट कर दी। ठीक है, इतना। आगे अब हम करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मेन जो हमने पढ़ना है वो देख लेते हैं। वैसे कौन कौन से करते हैं? कैटलिस्ट से फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा, और किस किस से फर्क पड़ेगा?
टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मेन जो है हमने जो पढ़ना है वो कौन सा है, टेम्परेचर, कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसने कहा था अगर हमने टेम्परेचर, सपोज शुरू में मेरा टेम्परेचर कितना, सपोज ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन का है, ये रेट दे रखा है उसने किसी टाइम 0 पे, ठीक है, या सपोज 0 पे दे रखा है। जब मैंने उसे बोला कि अगर मैंने रेट ऑफ टाइम को क्या कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिया, रेस कर दिया है, इफ़ अब कितना हो गया 0 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रेट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये कहा था उसने कि अगर हम टेम्परेचर को रेस करते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये था टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, रेट पे। पता कैसे चला, ये दिया किसने था, ये आर्हीनियस ने। किसने दिया था, आर्हीनियस ने दिया था। आर्हीनियस इक्वेशन ने क्या कहा था मेरे पास, आर्हीनियस इक्वेशन ने कैसे पता लगा था, K इजिकल्स टू क्या होता है, AE माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, ये है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, माइनस EA अपॉन क्या है, RT है। ये अभी मतलब माइनस अगर यहाँ लगा है तो इट मीन्स ये भी पावर में ऊपर, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगी तो पॉजिटिव में चली जाएगी। तो ये कैसे होगा, K इजिकल्स टू AE अपॉन RT, ऐसे होएगा। सपोज इफ़ मैं टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। इफ़ टेम्परेचर की वैल्यू ये ऐसे है, EA अपॉन RT, अगर देखो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इस पूरे की वैल्यू डिक्रीज होएगी। अगर तुम्हारा कोई डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा तो पूरे की वैल्यू, ओवरऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इस पूरे की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीज। इफ़ K इंक्रीज हुआ तो हमने देखा है रेट किसके इक्वल होता है, K के इक्वल होता है। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट का। ये क्या है मेरे पास, आर्हीनियस इक्वेशन। अगेन अगर तुम यहाँ पर क्या करोगे, लॉग की टर्म्स में करोगे तो कैसे आएगा मेरे पास, लॉग की टर्म्स में क्या आएगी वैल्यू इसकी, log K इज इक्वल्स टू है मेरे पास log A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 बाय RT लिख लो बस। ठीक है, इसमें डेरिवेशन आती नहीं है तो मैंने इसलिए बताई नहीं, बट ये याद रख लो इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की तुम्हें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखनी आ सकती है, ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें से, और आर्हीनियस इक्वेशन में से तुमको टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है इतना। अच्छा, इसमें देखो ग्राफ का सेम देखो, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, log K और 1/t के बीच में। अगर मुझे log K और 1/t के बीच में करना है तो मेरे पास देखो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू mx, ये होगा mx c। ठीक है, x क्या है मेरे पास 1/t, तो mx के साथ वाला कौन सा है, m क्या बताता है मुझे, स्लोप। तो स्लोप, अच्छा ग्राफ कैसा जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है बट नेगेटिव में है तो कैसे जाएगा, नीचे। तो स्लोप क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस EA अपॉन 2.303 R, एंड इंटरसेप्ट क्या होगा मेरे पास, log A। ये याद रखना है इसमें, इतना ठीक है। अब देखो आगे क्या है मेरे पास, इसने क्या बोला था, जब मेरे पास कोई चीज़, ये क्या है मेरे पास इस टाइम पे क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो एक्टिवेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है मैं वो बता रही हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जब कोई चीज़ रिएक्टेंट से क्या बन रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है, उस टाइम पे जो यहाँ पर क्या आता है, एनर्जी बैरियर आता है, इसको बोलते हैं हम E, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या, एक्टिवेट होने के लिए ना जो चाहिए होती है एनर्जी, वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। यहाँ पर जो होएगी एनर्जी वो पीक पे है, यानी हाईएस्ट, उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे कन्वर्ट हो रहे होंगे किसमें, प्रोडक्ट्स में बन रहे होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट में क्या हो रहा होगा, न्यू बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड्स है वो क्या हो रहे होंगे, टूट रहे होंगे, और नए बॉन्ड्स क्या हो रहे होंगे, बन रहे होंगे। सपोज अगर मैंने रिएक्शन देनी है H2 प्लस
Cl2 के बीच में देनी है और मैंने क्या बनाना है, HCl बनाना है अपना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, जो HH है उसके बॉन्ड्स प्लस Cl के जो बॉन्ड्स है वो ऐसे हो रहे होंगे, तो ये वाला जो होता है ये किस टाइम पे होता है मेरे पास, एक्टिवेटेड में, यानी पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स क्या होंगे, बनेंगे, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो उस टाइम पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी, ये एनर्जी बैरियर है। एनर्जी बैरियर क्यों कहा जाता है, इससे पहले की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, कि सारे देखो क्या होता है कि जितना भी रिएक्टेंट लिया है, सपोज मैंने अगर जब हम रिएक्शन करते हैं, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जितना भी तुमने लिया, अगर तुमने जब तुम मेजर करते हो कि तुमने 2 ग्राम लिया या 3 ग्राम लिया, कोई भी सोल्यूशन लिया, जब तुम उसको बना रहे होते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 ग्राम तुमने यूज़ किया है तो तुम्हें 5 ग्राम ही प्रोडक्ट मिले, ऐसा होता है कभी, या तो कम ही मोस्टली क्या होता है, उससे कम ही मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है जितना भी रिएक्टेंट तुमने क्या करा है, रिएक्ट करा रहे हो, कि तुम्हें पूरा ही क्या मिले, प्रोडक्ट मिले, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जो होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी है, इस पॉइंट पे जितने रिएक्ट कर गए वही किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये होती है मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये यही है इस चैप्टर में बस, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मेन तुम्हें क्या याद रखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में से क्वेश्चन पक्का आता है ये वाला। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है कि टेम्परेचर था इतना, उसने रेस कर दिया बाय 10 डिग्री सेल्सियस, उसने तुम्हें R की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए, या K की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर शुरू में 2 थी तो अब कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि 2 टाइम्स क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। उसने टेम्परेचर के बारे में बता रखा होगा लेकिन K या R की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो हम वहाँ पर ये वाला रिलेशन याद रखेंगे। इफ़ इनिशियल में कितनी है, 2 है, तो बाद में कितनी होगी 4 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देन ग्राफ के क्वेश्चन याद रखने हैं, जहाँ पर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए। टेबल वाला क्वेश्चन पक्का आता है, वो करना है। एंड देन 99 और 90% वाला क्वेश्चन के चांसेस है, वो हमेशा ही मोस्टली पूछा जाता है, तो तुम कर लो, रिपीटेड हो रखा है 2-3 बार, ठीक है। स्लोप के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। उसके अलावा क्या है, बस यही है। आर्हेनियस इक्वेशन भी करके जानी, उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, K = AE - EA/RT, ठीक है, EA/RT, जहाँ पर हमारे पास EA क्या होता है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। बेसिकली हमने इसमें क्या देखना है कि टेम्परेचर से फ़र्क कैसे पड़ा, मतलब कैसे इंक्रीज़ हो रही है, जो हमने पढ़ा कि अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, रेस कर दिया, क्या कर दिया, अगर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से रेस कर देती हूँ अगर मैं टेम्परेचर को, तो मेरा रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस की, मतलब टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। इफ इनिशियल में मेरे पास रेट कितना था, रेट ऑफ रिएक्शन थे T0 पे, अगर मैंने उसमें 10 डिग्री सेल्सियस से रेस किया है तो मेरा रिएक्शन भी क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा। अब आर्हेनियस इक्वेशन ने क्या कहा था, K = AE - EA/ क्या होता है, RT। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर देखो, ये माइनस में एक्सपोनेंशियल पावर में, तो अगर मैं नीचे ले आऊँगी तो किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा AE/RT। अब सी यहाँ पर देखो ऐसे है ये ART, अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़। इसको इंक्रीज़ करने से इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, इंक्रीज़। हमने पढ़ा है रेट जो होता है K के इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो अगर K इंक्रीज़ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर रेट बढ़ता है अगर टेम्परेचर को भी क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। देन हमने इसमें पढ़ना क्या है, अगर मैं इसका इक्वेशन बताऊँ तो क्या होती है, log K = log A - EA/2.303 RT। अब अगर हमने जैसे पहले ग्राफ्स बनाए, अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग इसमें बनाना है, तो मैंने किस किस के बीच बनाना है, log K वर्सेस टाइम के बीच में, तो क्या आएगा, ये होगा मेरे पास mx - c, तो ये क्या है मेरे पास, स्लोप, और ये क्या होगा मेरे पास,
इंटरसेप्ट। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी अपना किसके किसके बीच में, log k और t के बीच में, तो ग्राफ डिक्रीज होगा। अगेन ये वाली चीज़ है जो मेरे पास, ये क्या कहलाएगी, स्लोप, सॉरी इंटरसेप्ट कहलाएगी। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log a, और ये क्या है, स्लोप, और स्लोप कितनी कहलाएगी मेरे पास, -EA/2.303 r, क्योंकि 1/t तो मैंने यहाँ ले लिया, 1/t, ये आएगा मेरे पास 1/t और log k के बीच में। तो log k और 1/t के बीच में अगर आपने ग्राफ बनाना है तो डिक्रीज होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैंने क्या करा है, E 2.303 r क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरे m की वैल्यू यानी स्लोप, और ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। फिर हम देखें अगर एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, अगर मैंने ये पढ़ना है तो मुझे ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है मेरे पास, जब मेरे प्रोडक्ट से क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट बन रहे हैं। ये मेरे पास क्या है, सॉरी रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। जिस टाइम पे जब यहाँ से रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो यहाँ पर ये जो एनर्जी बैरियर आता है इसको बोलते हैं हम ई, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या है इसका, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट पे जो होती है हाईएस्ट एनर्जी होती है, जब मेरे पास क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, सारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। इस मैंने शुरू में 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया, मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे प्रोडक्ट मिले वो 5 ग्राम ही हो। तो जो सारे रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट होते, बहुत कम जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं। वो कौन से कन्वर्ट होंगे, ये जब वो किस में होंगे, अपनी हाईएस्ट एनर्जी पे होंगे, तब वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे किस में, प्रोडक्ट में। मतलब इस टाइम पे जो होगा क्या होगा, न्यू बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड्स क्या हो रहेंगे, फॉर्म। सपोज मैंने H2 से क्या बनाना है, HI बनाना है, तो कैसे बनेगा मेरे पास, ये जो मेरे पास HHH का बॉन्ड है प्लस II का बॉन्ड है, ये क्या हो रहा होगा इस टाइम पे, टूट कर क्या बना रहा होगा, HI, इस तरीके से। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये होती है मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आर्हेनियस इक्वेशन कर सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस देख सकते हैं, कैसे हम टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है, कैसे इंक्रीज़ करता है अगर मैं टेम्परेचर को क्या करती हूँ, इंक्रीज़ करती हूँ। तो यही है केमिकल काइनेटिक्स में। चलो।